नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को जानेंगे तफसील के साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज शिमला नगर निगम हाउस का आयोजन किया गया। हालांकि यहां कार्यवाही की शुरुआत में ही जमकर हंगामा देखने को मिला। कृष्णा नगर से पार्षद बिट्टू पाना ने स्लॉटर हाउस में हुए नुकसान पर सवाल उठाए, जिस पर मेयर सुरेंद्र चौहान और पार्षद भड़क गए और भाजपा के पार्षद पर राजनीति करने के आरोप लगा दिए। फूल होके बात सुनिए, फूल होके सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं सिखाना ये चीजें। मैं बोल रहा हूँ, समझिए, ये लोगों की राजनीति का मत नहीं है, लोगों की जन्म मृत्यु से जुड़ा मामला है। मुझे मालूम है, आपको क्या मालूम है? पॉलिटिक्स में यहाँ पे राजनीति करते हो। आप बैठिए, बैठिए, आप सुनो, बैठिए आप बैठिए, मैं बैठूं, मुझे मालूम है क्या कुछ करना है। नोकझोंक हुई, इस की तस्वीरें और वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कपिल जुड़ रहे हैं शिमला से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर पार्षद और मेयर के बीच ये नोकझोंक हुई। कपिल, बताइएगा विस्तार के साथ। सना, देखिए, जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उसके बाद शिमला में भारी जो नुकसान हुआ, उसके बाद ये हाउस हुआ है और 2:30 बजे के करीब ये हाउस शुरू हुआ और शुरू होते ही जो एक स्लॉटर हाउस गिरा था और 6 मकान वहां पर इसके जो जद में भी आए थे। कृष्णा नगर के जो पार्षद है बिट्टू पाना, उन्होंने सवाल उठाया। सबसे पहले ही कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ये सवाल उठाया गया, जिस पर जो महापौर है सुरेंद्र चौहान, वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप ये सवाल उठा रहे हैं, आपको मौका दिया जाएगा सवाल उठाने का, लेकिन आप बीच में इस तरीके से जो है यहाँ पर सवाल न उठाए। तो ऐसे में उनके बीच जो आपस में बहस हुई और उसके बाद जो है कार्रवाई आगे बढ़ी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह खुद इस हाउस में मौजूद है। और दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा था, जिस तरीके से एक टाउन हॉल जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको निजी हाथों में सौंपने का यहाँ पर विरोध लगातार किया जा रहा था। जो विपक्ष के पार्षद है वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तो इस पर जो है मंत्री ने खुद यहाँ पर जवाब दिया और ये कहा गया कि जिस तरीके की जो आर्थिक स्थिति है नगर निगम की, वो काफी खराब है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ये आय होने वाली है 13 लाख जो पर महीना नगर निगम को मिलने वाला है, इसे हमें नहीं ठुकराना चाहिए। और हाईकोर्ट के भी जो ये ऑर्डर है कि वहां पर जो है धरोहर से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह की जो है छेड़खानी वहां पर नहीं करने दी जाएगी। प्रॉपर विजिट जो 15 से 20 दिनों के अंदर वहां पर किया जाएगा। यदि इस प्रकार की छेड़खानी की जाएगी तो वो वहां पर बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक टनल जो बननी है, शिमला में जो टनल बन रही है ढली के पास, उसका काम लगभग खत्म होने को है। ऐसे में वहां पर जो स्थानीय पार्षद है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो वहां पर ड्रेनिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है। जो टनल बनाई जा रही है वहां से जो सारा पानी है वो वार्ड में जाने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और अभी तक पिछले लंबे समय से वहां पर जो है उद्घाटन भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो टनल शुरू क्यों नहीं हो पाई, तो इसको लेकर वहां जो है तीखी एक नोकझोंक हुई है। बिल्कुल, तो तीखी नोकझोंक जो है हमने देखी और सुनी भी। कपिल, क्या ये लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाएंगी आने वाले वक्त में? क्योंकि तीखी नोकझोंक है, किस तरीके से मेयर और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हुई हमने देखा और कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो मेयर को घेरने की कोशिश करते हुए दिखे और सवाल भी उन्होंने दागे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों की तरफ से भी उठाया जाएगा? जी बिल्कुल सना, अक्सर ये देखा गया है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर हाउस में जो जिस तरीके से जो कार्रवाई चलती है उसके बाद बड़े स्तर पर ये जो है राजनीति होने लगती है। और खासकर एक जो बड़ा मुद्दा टाउन हॉल का था, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर, इसको लेकर लगातार जो है बड़े नेताओं द्वारा भी प्रतिक्रिया दी जा चुकी है कि इसको जो है इसके साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। बल्कि जो कांग्रेस है वो तो ये भी कह रही है, कांग्रेस के जो पार्षद है, कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है वो भाजपा शासित जो नगर निगम थी उसके समय में हुई है और उस वक्त प्रदेश में भी जो भाजपा की ही सरकार थी। तो ऐसे में ये सवाल उठाना फिलहाल जो जायज नहीं है, ये कहकर यहाँ पर जो है जवाब नहीं दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कपिल। हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। हिमाचल सहित
3 राज्यों में ईडी की रेड हुई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ईडी के हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में छापे मारे गए। ईडी की तरफ से स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर ये छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। ईडी के रेड के हवाले से जुड़ी हुई खबर है। हिमाचल सहित 3 राज्यों में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रेड मारी गई है। हिमाचल, चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा में ये रेड आज मारी गई है। मामला क्या है ये भी आपको बताते हुए चले। स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सीबीआई जांच के दायरे में 266 प्राइवेट संस्थान हैं। 28 संस्थान इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की गई है। हिमाचल के किन किन ठिकानों पर आज ये रेड मारी गई है, जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कितनी देर तक ये रेड जारी रही, राजेंद्र ये बताइएगा, और कितने स्थानों पर आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर, अगर कहें संख्या इनकी क्या है, जहां पर आज ईडी ने छापे मारे? सना, राजधानी शिमला सहित मंडी और अनेक जगह पर ये आज ईडी की छापेमारी जारी रही और पूरा दिन शिमला में भी कई स्थानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस घोटाले से संबंधित लोग थे, कुछ लोग उनमें से जेल में भी हैं, उनसे उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा मंडी में नेर चौक में भी कुछ एक स्थानों पर छापेमारी ईडी की तरफ से जारी रही और उसके अलावा चंडीगढ़ में आज छापेमारी हुई। पंजाब और हरियाणा में भी अनेक स्थानों पर ईडी की तरफ से इकट्ठा इन सभी स्थानों पर ईडी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और छापेमारी की गई। बड़ा घोटाला ये हिमाचल प्रदेश का अब हम कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा घोटाला ये है। करीब 250 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला है। अब दरअसल जब स्टूल ट्राइब के छात्रों की तरफ से शिकायत आई कि उनको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 2013 से पहले मैनुअली तौर पर स्कॉलरशिप के पैसे दिए जाते थे, उस वक्त ऑनलाइन का प्रावधान नहीं था, कनेक्ट नहीं किया गया था स्टूडेंट्स के अकाउंट को। और तो फिर धीरे धीरे जब ये शिकायतें सरकार के पास पहुंची तो तत्कालीन सेक्रेटरी एजुकेशन अरुण शर्मा की तरफ से इस पूरे मामले को सरकार से सिफारिश की गई कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई लगभग पिछले 2014 से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हाईकोर्ट की तरफ से भी जब एक बार सीबीआई को फटकार मिली थी उस वक्त भी काफ़ी उछला ये मामला था, क्योंकि हाईकोर्ट सीबीआई की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था और उसके बाद फिर लगातार सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई। करीब 8 चार्जशीट इस पूरे मामले पर अब तक सीबीआई की तरफ से दाखिल की जा चुकी है और जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की 10 लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले पर किया गया और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो फिर पाया कि करीब 250 करोड़ का ये मामला है और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का शक सीबीआई की तरफ से जताया गया और फिर ईडी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ईडी अब लगातार मनी लॉन्ड्रिंग की दृष्टि से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार छापेमारी। राजेंद्र, क्या ये आज की छापेमारी से कुछ जानकारी मिल पाई है कि कुछ सामान जब्त किए गए हैं और क्या कुछ प्राइवेट संस्थान पर भी छापेमारी आज की गई है? क्योंकि 250 करोड़ रुपए का आप ये मामला बता रहे हैं, ये स्कैम जो हुआ था, इसमें कुछ आज दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, इस हवाले से कोई जानकारी निकल कर सामने आ पाई? आप सना, क्योंकि मामला हाईकोर्ट की विचाराधीन है, हाईकोर्ट में मामला लगा है, तो ऐसे में दस्तावेजों को लीक करना या फिर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई जानकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाहर लीक नहीं कर रही है, ना ही कर सकती है, चाहे वो ईडी की बात हो या फिर सीबीआई। दोनों अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करते हैं। पिछली बार जब ये मामला लगा था तो उस वक्त रिपोर्ट सबमिट की गई थी सीबीआई की तरफ से कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है और क्या कुछ कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई है। तो अब उम्मीद है कि जब अगली तारीख आएगी इस पूरे मामले को लेकर तो फिर ईडी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि उनको क्या कुछ मिला है। हालांकि ईडी के हवाले से ये जो सूचना हमारे पास आ रही है वो पंजाब के कुछ एक स्थानों पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जहां पर छापेमारी हुई है, कार्रवाई वहां पर अभी भी जारी है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक ईडी की तरफ से ट्वीट किया जा
जा सकता है इस पूरी सर्च ऑपरेशन को लेकर, तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी का बड़ा क्रैकडाउन इसे समझा जा सकता है। स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है जिसको लेकर छापेमारी चल रही है। जैसा कि राजेंद्र ने बताया कि छापेमारी पंजाब में अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी के हवाले से ईडी की तरफ से क्या कुछ जानकारियां साझा की जाती हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। शिमला से बड़ी खबर आ रही है। 6 प्रजातियों के पेड़ों के काटने पर रोक लगी है। जी हां, पूरे हिमाचल में इन पेड़ों को काटने पर रोक लगी है। आम, जिसमें शामिल हैं त्रियांबल और तूनी के पेड़ काटने पर हिमाचल में अब रोक लगा दी गई है। पाजा, रीठा और बान के पेड़ काटने पर भी बैन लगा है। लकड़ी तस्करी रोकने के लिए सुक्खू सरकार का यह अहम फैसला है। 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत लाए गए हैं। वन विभाग की अनुमति से काटा जा सकता है इन पेड़ों को। वहीं घरेलू कार्यों के हवाले से भी जानकारी आपको दे दें कि घरेलू कार्यों के लिए 1 साल में 5 पेड़ों को काटने की ही अनुमति रहेंगी। तो 6 जो प्रजातियां हैं पेड़ों की, उन्हें काटने पर बैन पूरी तरीके से सुक्खू सरकार ने लगा दिया है। और ये बैन किस लिए लगाया है? लकड़ी तस्करी। इस बैन के बाद सुक्खू सरकार को ऐसा लगता है कि लकड़ी तस्करी रुकेगी और इसी वजह से ये बड़ा फैसला सुक्खू सरकार ने लिया है। अब 6 प्रजातियां पेड़ों की कौन कौन सी हैं वो एक बार फिर से आपको गिना देते हैं। आम, त्रियांबल, तूनी के पेड़ जिसके काटने पर रोक लगाई गई है, तो वहीं पाजा, रीठा और बान के पेड़ काटने पर बैन सुक्खू सरकार ने लगाया है। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सरकार ने 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। उन्हें पहले से ही सब्सिडी के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं। बंधन के पावन अवसर पर देश की करोड़ों बहनों के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपए खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ। और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है, दाम कम किए गए हैं। ये राखी और ओणम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़े सौगात तोहफा है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कांगड़ा के दौरे में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय धर्मशाला में विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों ने उन्हें बारिश से हुए नुकसान का ब्यौरा दिया। यहाँ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि आपदा से प्रदेश को 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 400 से करीब मकान कांगड़ा जिले में पूरी तरह से ढह गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों की जान बची है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि जिले में 3,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से रिलीफ कैंप में अभी भी 500 लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिक आकलन कर रहे हैं कि आपदा का क्या कारण रहा है। सरकार का मुख्य फोकस, उन्होंने कहा, कि राहत और पुनर्वास कार्यों पर है। कांगड़ा में टोटल कैजुअलिटी 9 हुई है और इसको इस लेवल पे मिनिमाइज करने में जिला के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत सहारा दिया एक दूसरे को, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि मौके पे समय पे पहुंच के उनको मदद की है, मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। और इसी प्रयास के चलते लगभग 3,000 लोगों को
कांगड़ा प्रशासन जो है रेस्क्यू कर सका है। 3000 लोगों को संकट में फंसे लोगों को बाहर निकाला है कांगड़ा प्रशासन ने और पुलिस ने। और इसके अलावा लगभग फौरी राहत के तौर पे 4 करोड़ से ज़्यादा राशि जो है यहाँ पे वितरित की गई है। और अभी भी रिलीफ कैंप्स में 500 के आसपास लोग रह रहे हैं जिनको निगरानी जो है सरकार कर रही है, उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ये अब अलग विषय है कि भूवैज्ञानिक इस स्थिति का आकलन करेंगे कि आखिर कांगड़ा के पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी दरारें, जो अगर आप मौके पे जाके देखें कि जो खाई पड़ी है या दरारें आई हैं या मकान पूरी तरह नष्ट हो गए। और तो ये तो अब सब लोग अपने अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं। अभी हम उस पोस्टमार्टम में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान रिलीफ एंड रेस्टोरेशन पे केंद्रित है। पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना वरिष्ठ नागरिक सदन विश्रांति की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर शांता कुमार ने कहा कि अक्टूबर में इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। यहां उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपदा के इस समय में चंद्रताल जैसे दुर्गम इलाके से हजारों पर्यटकों को निकालना सुक्खू सरकार का सराहनीय कार्य है। आपदा के दौर में पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए। अभी सियासत नहीं, प्रदेश सबसे ऊपर होना चाहिए। आपदा की इस घड़ी में ना तो कोई पक्ष होना चाहिए ना कि विपक्ष होना चाहिए। आपदा की घड़ी में पूरा हिमाचल एक होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी शक्ति हमको लोगों की मदद करने में लगानी चाहिए। उस दिशा में हिमाचल आगे बढ़ रहा है। 7-8 हज़ार लोगों को उस भयंकर आपदा में चंद्रताल जैसे इलाकों से निकालना बहुत कठिन काम था और मैंने उसके लिए सरकार को भी बधाई दी है। लेकिन उस काम में भारत सरकार की सेना, हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स सब ने मदद की है। और मैं समझता हूँ कि इस समय कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रदेश को मिल करके मुकाबला। हमीरपुर के भोरंज दौरे पर सीएम सुक्खू की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यहां सीएम सुक्खू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान कई मवेशी हेलीपैड से खदेड़े गए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीएम का हेलीकॉप्टर उतरने को है और उसी समय वहां मौजूद पुलिस बल गायों को खदेड़ रहा है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर के उतरने में देरी भी हुई। हालांकि मवेशियों के हट जाने के बाद सीएम सुक्खू के हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हो गई। इस वाकये ने सीएम की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लैंडिंग का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शिमला वायरल पत्र मामले को लेकर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इसे सरकार को कमजोर करने का प्रयास इसे बताया है और पुलिस की ओर से मामले की जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले में सही आरोपियों की पहचान जल्द होगी। साथ ही मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर नरेश चौहान ने कहा कि सीएम पिछले 3 महीने से लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। जो पत्र वाली बात आपने जिक्र किया, उसको लेके एफआईआर दर्ज कराया था अधिकारी ने बालूगंज पुलिस थाने और उसमें आगे कार्रवाई करते हुए कल 1 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और 2 लोगों को और पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की साजिश आप कह सकते हैं, गलत आरोपबाजी किसी के भी खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिनका इसमें जिक्र किया गया था, उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में
अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई थी और स्वाभाविक तौर पे उसमें आगे कार्रवाई होनी थी और वो अब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया, उस पर जांच चल रही है। वो कहाँ से वो पत्र बना, किसने उसमें साजिश रची, कौन कौन लोग उसमें थे, ये सारा जो एक विषय है वो जांच का विषय और पुलिस उस पर काम। और अब आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब उस खबर का असर हुआ है। CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने आज क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स और प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। जी हाँ, इस हवाले से न्यूज 18 ने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर मरीज जो है बेड पर नहीं, जमीन पर उनका मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसके बाद CPS ने मरीजों से बात भी की और डॉक्टरों से अस्पताल में मौजूद दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस में देने की अपील की है। आपको बता दें कि कल न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था जिसमें मरीजों को बेड और दवाइयां नहीं मिल रही थी और मरीजों का इलाज जमीन पर किए जाने की जानकारी मिली थी। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने इसी अस्पताल का दौरा किया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर सोलन से है। सोलन में आपदा की वजह से 100 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अब तक बद्दी की साई और बबासनी पंचायत के 173 परिवार विस्थापित हुए हैं। दोनों ही पंचायतों में करीब 60 घर जमींदोज हुए हैं। 15 अगस्त को यहां भीषण भूस्खलन हुआ था। और ये जो खबर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर मरीजों को हो रही खासी परेशानी से जुड़ी हुई और ये तस्वीरें कल की हैं जिसे न्यूज 18 हिमाचल ने प्रमुखता से दिखाया था। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल का ये हाल कि वहां पर मरीजों को ना ही दवाइयां मिल रही हैं और ना ही मरीजों को बेड मिल रहा है। इसके चलते मरीजों का इलाज जमीन पर हो रहा था और आज इसी अस्पताल का CPS सुंदर सिंह ने दौरा किया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का हाल कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं होना चाहिए। न्यूज 18 ने इस हवाले से प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर का असर होते हुए आपको बता दें कि CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने इसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स और प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़िए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।